आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक्स, एसएससी, रेलवेज़ या इनफैक्ट यूपीएससी, आपको ताज्जुब होगा जान करके ज़्यादातर आपका एग्ज़ाम पेपर जो है ना, जो एग्ज़ामिनर सेट करता है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है जो हर रोज़ एवरी डे न्यूज़पेपर्स के अंदर रिपीट होते हैं। आज आपके सामने मैं लाइव इस सेशन के अंदर आपको दिखाऊंगा हर लाइन में से कैसे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं और उन पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा। वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप रखेंगे पूरे फोकस के साथ, पूरी वीडियो को देखेंगे और हाथ में रखेंगे एक नोटबुक और पेन को। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर। मैं खुद एक गैजेटेड ऑफिसर हूँ, इंग्लिश को पढ़ने और पढ़ाने का शौकीन हूँ, मैथमेटिक्स का लॉजिक इंग्लिश में लगाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलिए कुछ नया सीखते हैं। टाइम आफ्टर टाइम, इसका मतलब होता है बार बार, है ना, एक के बाद एक। आप इसको रेपिटेडली भी बोल सकते हैं। इसी फ्रेज का एक दूसरा फॉर्म भी है, टाइम एंड अगेन। इसका मतलब यही होता है बार बार, पर देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। टाइम अगेन का मतलब यही है, रेपिटेडली या बार बार। टाइम एंड अगेन शी आस्क्ड मी फॉर माई हेल्प, बार बार उसने मुझसे हेल्प के लिए पूछा। चलिए मालूम चलेगा किस बारे में कह रहा है। द RBI might have played out its hand for now with the latest repo rate cut। इकोनॉमिक एडिटोरियल है, कह रहा है जो RBI है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हो सकता है इसने प्ले आउट कर दिया हो सकता है इसने खेल दिया और किसको, इसके हैंड को। ये बताऊंगा मैं आपको प्ले आउट हैंड क्या होता है। हो सकता है इसने अपने हाथ को खेल लिया हो, फॉर नाउ अभी के लिए, और कैसे, विद के साथ ही द लेटेस्ट जो सबसे नई आई है रेपो रेट कट। तो कह रहा है RBI ने ना अपनी बाजी खेल दी है, प्ले आउट इट्स हैंड कर दिया है अभी जो नया रेपो रेट का जो कट है उसके साथ में। अब देखो फटाफट से, प्ले आउट समबडीज हैंड क्या होता है। आपका हैंड होता है ताश के पत्तों के अंदर आपकी बाजी के पत्ते। जब आप अपना हैंड प्ले करते हैं ना, तो आपने जो है पासा फेंक दिया है, आपने अपनी बाजी खेल दी है। तो समझ रहे ना, एक ईडियम है ये, प्ले आउट समबडीज हैंड। आपके बूते में जो था आपने कर दिया, यू हैव प्लेड आउट योर हैंड। तो RBI ने जो बूते में इसके था वो कर डाला है इस रेपो रेट कट के साथ में। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट द RBI, वर्ब माइट हैव प्लेड आउट। अब ध्यान से देखना है इसको। सेंटेंस देखो पहले, शी हैज़ प्लेड वेल एंड दे हैव प्लेड वेल। शी के साथ में हैज़ लगेगा, देव के साथ में हैव लगेगा, इतना तो शायद आप लोग जानते ही हैं, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे आपकी वर्ब। हैज़ होती है सिंगुलर और हैव होती है प्लूरल। अब देखो माइट का मतलब क्या होता है, एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है हो सकता है ना, माइट। अगर मैं इसमें हैज़ के आगे माइट लगा दूँ तो बन जाएगा शी माइट हैज़ प्लेड वेल, हो सकता है उसने अच्छा खेला हो। और यही काम मैं इसमें भी कर सकता हूँ, दे माइट हैव प्लेड वेल, हो सकता है उन्होंने अच्छा खेला हो। अब यहाँ तक तो ठीक था, आप बिल्कुल सही गए हैं, पर यहाँ पे हो गई आपसे एक छोटी सी चूक, और इसी में से निकलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये निकलता है ना केवल माइट बल्कि इसकी जैसी सारी की सारी मॉडल वर्ब्स। नाम लिख देता हूँ, सबके तो नहीं लिख पाऊँगा। माइट, कुड, कैन, शुड, वुड, और भी बहुत सारी हैं। ये सब की सब मॉडल वर्ब्स क्या कहती हैं, अपने बाद वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म को लेंगे। अब दिक्कत ये है कि शी के साथ में हैज़ आता है, पर हैज़ जो है ना, इस हैव वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। ये वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज़ और हैड। इन तीनों में से इसका बेयर इन्फिनेटिव कौन सा है, हैव है। समझ गए, हैव। तो जैसे ही आपने माइट लगाया ना, तो भले ही आपने शी रखा हुआ था, पर बावजूद शी रखने के आपको उसको हैज़ को बदल देना है हैव के अंदर। तो शी माइट हैव प्लेड वेल। तो कभी भी माइट, कुड, शुड, वुड इनके बाद में हैज़ नहीं आ सकता। समझ गए। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करें, जैसे मैंने पूरे आर्टिकल का किया हुआ है और हर रोज़ आपके लिए करता हूँ। यहाँ पे RBI सब्जेक्ट है, यहाँ पे दैट सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी वर्ब है स्टेप्ड अप और यहाँ पे इसकी वर्ब है विल रिड्यूस। ये वो कड़ी है जहाँ से सब कड़ियाँ मिलती हैं। कोशिश करें मेरे साथ पूरे एडिटोरियल के दौरान, जैसे जैसे मैं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट बताऊँ उससे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ करके चले। मार्क मैंने कर दिया है। शुरू करें फटाफट से। एक समरी दे रहा हूँ आपको मैं।
समरी ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट को इतना कट कर दिया अभी 4% पे ले आई है, मतलब बिल्कुल नाडिर पे, बिल्कुल रॉक बॉटम पे। कह रहा है इसी के साथ ही आरबीआई ने अपनी बाजी खेल दी है। अभी इस गेम के अंदर आरबीआई के पास कुछ नहीं बचा है खेलने के लिए। कह रहा है अब सारी की सारा काम दारोमदार है सरकार के ऊपर। हो सकता है सिचुएशन और बिगड़ जाए, आरबीआई के पास अब कुछ ज़्यादा है नहीं उस सिचुएशन को संभालने के लिए। कह रहा है पूरा का पूरा जो कर सकता था ना आरबीआई, उसने अपने बूते से कर डाला है। बहुत प्रशंसा की है दिल खोल करके आरबीआई की। इसकी टोन है आज की अपलॉडिंग या बोलूँगा एडमायरिंग, है ना, अपलॉडिंग या एडमायरिंग, क्योंकि प्रशंसा कर रहा है, एडमायर कर रहा है। इस समरी को आप लिखेंगे अभी वीडियो को पॉज करके 5 से 6 सेंटेंसेस में अपने कमेंट सेक्शन में। हर रोज़ लिखते हो आप लोग, मैं जानता हूँ। जो लोग नहीं लिखना शुरू किए हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जब तक नहीं लिखोगे तब तक बेटर नहीं बनोगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे द आरबीआई हैज़ वंस अगेन स्टेप्ड अप टू द प्लेट एट द राइट टाइम विद मेजर्स दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दैट विल ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेसेस ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। आपको ऐसे ही पढ़ना है, सब्जेक्ट और वर्ब को दिमाग में मार्क करके, बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। कह रहा है आरबीआई ने हैज़ कर चुका है किसी काम को, और क्या काम है वो, स्टेप अप टू द प्लेट करना। कह रहा है आरबीआई फिर से एक बार इस काम को कर चुका है, किसको, स्टेप अप टू द प्लेट करने को। अब देखो ये एक फ्रेज़ है, इंग्लिश फ्रेज़, इसका मतलब होता है सही वक्त पे आगे आकर के चार्ज लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दारोमदार लेना चीज़ों का। तो कह रहा है आरबीआई एक बार फिर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है, दारोमदार ले चुका है। कब, एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्त पे। अच्छा, और कैसे लिया इसने दारोमदार, विद मेजर्स, उन कदमों के साथ। अच्छा, कौन से कदम, कह रहे दैट विल रिड्यूस, जो कि रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। अच्छा, किसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, पूंजी की कीमत को। अच्छा, और वो क्या करेंगे कदम, दूसरा काम, दैट विल ईज, जो कि ईज करेंगे फाइनेंशियल बर्डन को, आर्थिक बोझ को, किस पे, ऑन बिजनेसेस, उन व्यापारों पे। अच्छा, कौन से व्यापार, ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, वो बर्डन ऐसी है जो कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन के कारण है। ड्यू टू बता रहा है बर्डन का रीजन। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसके अंदर से ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और वोकैबुलरी को। आरबीआई फिर से एक बार स्टेप अप कर चुका है प्लेट पे, आरबीआई फिर से एक बार जिम्मेदारी ले चुका है, बिल्कुल सही वक्त पे, उन कदमों के साथ जो कि कम करेंगे पूंजी की कीमत को और ईज करेंगे, आसान बनाएंगे आर्थिक बोझ को बिजनेसेस पे। और ये आर्थिक बोझ आया है के कारण से, एक्सटेंडेड लॉकडाउन, आगे से आगे बढ़े हुए तालाबंदी के कारण। आयो सेंटेंस में, स्टेप अप द प्लेट, ये अपने आप में एक फ्रेज है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, आप प्लेट पे आते हो स्टेप अप करके। बेसबॉल के अंदर, गेम के अंदर जो प्लेट पे खड़ा होता है उसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। प्लेट का मतलब क्या है, बैट्समैन की पोजीशन में। तो आरबीआई ने बैट्समैन की पोजीशन ले ली है। अगर मैं बेसबॉल की बात करूं तो वहाँ से फ्रेज निकाला इन्होंने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब देखो दैट है ना, इसकी दो वर्ब्स आई हैं, दैट विल रिड्यूस एंड दैट विल ईज। यहाँ पे विल नहीं लगा हुआ क्योंकि दूसरी बार विल को लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब सेंटेंस में देखने वाला क्वेश्चन बनता है, सर ये ड्यू टू की जगह ओइंग टू भी तो लग सकता था ना, क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, कोशिश करके देखो लगाने की। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 3-4 दिन पहले, ड्यू टू और ओइंग टू में से आपको जब भी कन्फ्यूजन हो, और होगा ही, जब भी कन्फ्यूजन हो आपको एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करना है, अग्नि परीक्षा करनी है छोटी सी। क्या, अगर ड्यू टू को आप रिप्लेस कर पाओ कोज्ड बाय से, अगर आपके पास यहाँ पे चुनौती हो ड्यू टू और ओइंग टू में से एक को चूज करने की, अगर कोज्ड बाय वहाँ सेट बैठ जाए तब तो लगेगा ड्यू टू, अगर कोज्ड बाय सेट ना बैठे तब लगेगा ओइंग टू। समझ गए, मेरी खुद की ट्रिक है ये, मैंने अपने हिसाब से अपने दिमाग से बनाई हुई है और हमेशा सेट बैठती है। ट्रिक आपने मेरे साथ सीख ली है, अब आप करेंगे कोशिश खुद से इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख के मुझे बताएंगे ड्यू टू लगेगा ब्लैंक में या लगेगा ओइंग टू। पहले आप ट्राई खुद करेंगे ना, फिर आप देखेंगे मैं आपको जब बताऊंगा तो आपकी गलतियां, तो आपको याद रहेगा हमेशा कैसे आपको यूज़ करना है। चलिए कोशिश शुरू करें। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड डैश बैड वेदर। सब्जेक्ट है पिकनिक, वर्ब है वॉज, या कैंसल्ड को भी वर्ब मान लेते हैं, चलो वॉज कैंसल्ड, ये दोनों हो गई वर्ब। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी बैड वेदर। मान लो मुझे यहाँ पे कोज्ड बाय लगाना है, ड्यू टू लगाने की कोशिश मैं करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले कोज्ड बाय लगा के देखूंगा। ये चलो मैंने कोज्ड बाय जो है यहाँ पे रख दिया। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड कोज्ड बाय बैड वेदर। अब ये बताओ इस कोज का काम क्या हो सकता है, या तो ये बन सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ये बन सकता है एक एडजेक्टिव। दो ही काम कर सकती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब बनेगी एडजेक्टिव बनेगी। वर्ब तो मेरे भाई ऑलरेडी वॉज आ गई है यहाँ पे,
पिकनिक सब्जेक्ट, वॉज कैंसल्ड उसकी वर्ब। तो ये वर्ब तो बन नहीं सकती, मेन वर्ब तो एक ही होती है। अच्छा, इसको एडजेक्टिव मान लूँ। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आजू बाजू आते हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए। बाद में भी नाउन नहीं आ रहा, पहले भी नाउन नहीं आ रहा। कैंसल्ड एक वर्ब होती है, बाय एक प्रपोजिशन होती है। ना तो ये एडजेक्टिव है ना ये वर्ब है, तो मतलब इसको लगाने का कोई यहाँ पे तुक नहीं है। अब क्या करें, यहाँ पे इसको इसकी जगह अपने लगा देंगे ओइंग टू। ड्यू टू वाला टेस्ट फेल हो गया, फेल होने की वजह से मुझे पता लगा यहाँ पे लगेगा ओइंग टू। अगले सेंटेंस में भी यही करूँगा। चलो, द कैंसिलेशन ऑफ द पिकनिक वॉज डैश बैड वेदर, ओइंग टू या ड्यू टू। क्या करना है मुझे, सबसे पहले कोज्ड बाय को रख के देखना है। वॉज कोज्ड बाय बैड वेदर। अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट वर्ब मिलाएंगे अपने, अगर ये वर्ब बन गई तो हमारा काम बन जाएगा। कैंसलेशन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, पिकनिक इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, कोज्ड मेन वर्ब। कैंसलेशन वॉज कोज्ड, बन गया ना पैसिव सेंटेंस। अगर ये मेन वर्ब बन गई, मामला सेट हो गया, तो अपने को क्या करना है, इस कोज्ड बाय की जगह रख देना है ड्यू टू। ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ पिकनिक वॉज ड्यू टू बैड वेदर। चलो तीसरे को बना के देखते हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस डैश द पैंडेमिक इज डिफिकल्ट टू डील विद। अभी मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ कोज्ड बाय। द इकोनॉमिक क्राइसिस कोज्ड बाय द पैंडेमिक इज डिफिकल्ट टू डील विद। मैंने आपको बताया जब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो वो एडजेक्टिव बनेगी या बनेगी वर्ब। इकोनॉमिक क्राइसिस कौन सा, जो कि कॉज्ड बाय पैंडेमिक के द्वारा। क्राइसिस को मॉडिफाई कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ने, इस क्राइसिस के बारे में बता दिया इस वर्ब की थर्ड फॉर्म ने, तो इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय पैंडेमिक है, मतलब ये सेट बैठ गया है। मैं क्या करूँगा, इसकी जगह लगा दूंगा ड्यू टू। समझ गए, हर बार यही करना है। ड्यू टू और कॉज्ड ओइंग टू के बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के फॉर्मूला जैसा है, अगर आप चलेंगे तो आपको फिर से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़े आगे। चलो, कह रहा है विद फ्राइडेज रेपो रेट कट of 40 basis points, the RBI has shaved off 1.15 percentage points from the rate chart in 58 days since the lockdown began। कॉमा लगा है, यहीं पे रुक जाते हैं। कह रहे के साथ ही, और किसके, शुक्रवार के, और क्या, रेपो रेट कट के साथ। अच्छा, कितने का है, 40 बेसिस पॉइंट्स का। कह रहे इसके साथ ही, इस कट के साथ ही हुआ क्या, आरबीआई ने शेफ ऑफ कर दिया है। आरबीआई ने काट करके छोटा कर दिया है, कितना, 1.515 परसेंटेज पॉइंट्स को। और किस में से, रेटों के चार्ट में से। और कब, 58 दिनों में। और कब से, जब से लॉकडाउन बिगिन हुआ, जब से शुरुआत हुई लॉकडाउन की। समझ गए। और कह रहा कैसे किया है काम, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 4% एंड रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%। तो यहाँ लेकर के आ गया ये रेपो रेट को इतने पे और रिवर्स रेपो रेट को इतने पे। सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, आरबीआई हैज़ शेव्ड ऑफ इतने परसेंट पॉइंट फ्रॉम रेट चार्ट ब्रिंगिंग द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ये ब्रिंगिंग बता रहा है साइमल्टेनियस एक्शन को। एक साथ जब दो एक्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर, एक एक्शन को अपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा करके एडजेक्टिव बना के दिखाते हैं। वॉचिंग द टीवी आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम, टीवी देखते हुए अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम में वॉज टॉकिंग बन गया मेन वर्ब, और वॉचिंग द टेलीविजन है ना, ये वही है यहाँ पे ब्रिंगिंग द रेट डाउन। मैं टेलीविजन देख रहा था, साथ में मम्मी से बात कर रहा था। समझ गए ना। तो ये ब्रिंग कर रहा था इसको नीचे, साथ में इसने शेव ऑफ कर दिया। शेव ऑफ का मतलब होता है, आप शेव करते हो ना, अगर आप शेव ऑफ कर दो, हटा दो शेव को, उसको कहते हैं शेव ऑफ करना। हल्का सा काट देना, ट्रिम कर देना किसी चीज़ को, शेव ऑफ कर देना। फ्रेजल वर्ब है, इस तरह से आपको रखना है इसको रिलेट करके शेविंग के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद दिस, इसके साथ ही, इट डज अपीयर, ऐसा अपीयर होता है, दैट सेंट्रल बैंक मे हैव प्लेड आउट इट्स रेट कट कार्ड फॉर नाउ एज प्रूडेंस वुड डिक्टेट दैट इट रिजर्व्स सम लेवरेज फॉर द फ्यूचर इफ इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट इवन फर्दर। कह रहा है इसी के साथ ही, इस ऊपर वाले काम के साथ ही ऐसा अपीयर होता है, ऐसा दिखाई देता है। अभी इस पे करेंगे कॉन्सेप्ट को, ऐसा दिखाई देता है क्या, कि जो सेंट्रल बैंक है ना, हो सकता है उसने प्ले आउट कर दिया हो अपना रेट कट कार्ड, इसने रेट कट वाली बाजी अपनी पासा फेंक दिया हो फॉर नाउ, अभी के लिए। अब ये आगे जो ना और काम नहीं करने वाला रेट कट के अंदर। कह रहा है एज, जैसा कि प्रूडेंस वुड डिक्टेट, प्रूडेंस भी जो डिक्टेट करेगी, प्रूडेंस भी जो बताएगी। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, समझदारी। कह रहा है जो कि समझदारी भी कहती है। और क्या कहती है, दैट वो ये कि
इट रिजर्व्स सम लेवरेज फॉर द फ्यूचर, इसने रख दिया साइड में, इसने रिजर्व कर दिया है थोड़ी सी एडवांटेज को फ्यूचर के लिए, थोड़ी सी कसर को फ्यूचर के लिए। अच्छा कौन सा फ्यूचर? इफ़ अगर द इकोनॉमिक कंडीशन डिटोरेट इवन फर्दर, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आर्थिक हालात हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिटोरेट हो जाते हैं इवन फर्दर और आगे। पूरा सेंटेंस एक बार एक साथ में रिपीट करूँगा, फिर आएंगे वोकैबुलरी ग्रामर पे। कह रहा है ऊपर वाले काम के साथ ही ऐसा अपीयर होता है आरबीआई या अपना सेंट्रल बैंक है अपनी बाजी खेल चुका है, रेट कट वाला कार्ड फेंक चुका है अभी के लिए। कह रहा है जो कि प्रूडेंस भी डिक्टेट करेगी, डिक्टेट करना मतलब किसी चीज़ को बताना, प्रूडेंस मतलब समझदारी। कह रहा है जो कि समझदारी भी यही बताती है दैट वो ये कि क्या ये इसने रिजर्व कर रखा है, इसने साइड में रख रखा है कुछ लेवरेज को, कुछ एडवांटेज को, कुछ स्कोप को आने वाले टाइम के लिए, अगर कंडीशंस इकोनॉमिक जो हैं आर्थिक और ख़राब हो जाती हैं इवन आगे इवन फर्दर। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है अब ये रेट कट में और कुछ करेगा नहीं, बस अब जो ये कर सकता है ना ये तभी करेगा जब कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। हमारी प्रूडेंस भी यही कहती है, समझदारी भी यही कहती है। आ जाओ सेंटेंस के पीछे की पहले ग्रामर देखते हैं। चलो पहले अपने इसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं। डिटीरियोरेट, मैंने आपको बताया चीज़ों का बद से बदतर होना, इसके लिए 3 वर्ड्स हैं अपने पास, डिटीरियोरेट, एग्रावेट, एक्सेसरवेट। तीनों का मतलब यही है किसी चीज़ का और ख़राब आगे से आगे होते जाना। तो कंडीशन डिटीरियोरेट होंगी, एग्रावेट होंगी, एक्सेसरवेट होंगी, तीनों लिखा होता ना तो मतलब एक ही होता। एक दिमाग के एक कोने में रखना है तीनों वर्ड्स को, एक ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। दूसरी चीज़ लेवरेज क्या होती है? एडवांटेज, आपकी कोई कसर हो, जब आप लेवरेज लेते हो तो आप किसी चीज़ के एडवांटेज लेते हो। तो आरबीआई ने क्या है अपनी एडवांटेज को रिजर्व कर दिया है फ्यूचर के लिए, क्या भाई अभी इसको एडवांटेज को मैं नहीं लूँगा आगे की, मेरे पास जो पावर्स है उसको मैं फ्यूचर के लिए रख दे रहा हूँ। प्रूडेंस होती है समझदारी, बुद्धिमानी, विजडम। इस वर्ड को याद रखना हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लान आता है। क्या काम करता है वो? इंश्योरेंस का काम करता है। इंश्योरेंस क्या होती है? समझदारी होती है, केयरफुलनेस होती है, क्वेश्चन होता है, इसीलिए उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लान। ऐसा प्लान जिससे आप आगे की समझदारी करोगे, क्वेश्चन करोगे, केयरफुलनेस करोगे। समझ गए? तो प्रूडेंस को ऐसे आपको याद रखना है इस वर्ड को। अब आ जाओ इसके अंदर जो अपना कॉन्सेप्ट है डज अपीयर। ये ऐसा भी तो लिख सकता था ना, इट अपीयर्स दैट सेंट्रल बैंक, इट अपीयर्स जनरली तो ऐसे ही लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पर डज अपीयर क्या है यहाँ पे देखना फटाफट से। एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं इनको, जनरली प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही ये यूज़ होती हैं। फटाफट देखो कैसे होंगी। आई नो द आंसर, ये है सिंपल सेंटेंस, मुझे सवाल का जवाब पता है, आई नो द आंसर। अब किसी ने आपको चैलेंज कर दिया यार तुझे तो नहीं पता, और आप उसको बताना भी नहीं चाह रहे हो सवाल का जवाब, है ना। मान लो मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैंने बोला यार मुझे तो पता है तुम बताओ, वो बोले सर आपको तो पता ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ यार तू बता पहले फिर मैं तुझे बताऊंगा ताकि तुझे याद रहे। वो बोले सर आपको तो पता ही नहीं। मैं बोलूँगा मुझे पता है जवाब उसका, आई डू नो द आंसर। बस ये यही काम करती है, एम्फेटिक एम्फोसिस डालने का काम करती है किसी बात के ऊपर। आई नो द आंसर 100% करेक्ट है, आई डू नो द आंसर है ना, आप थोड़ा सा स्टाइलिश वे के अंदर अपनी बात को एम्फोसिस के साथ बता रहे हो। अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, ये आपको डिसाइड करना होता है। आई के साथ प्रेजेंट टेंस के अंदर डू लगता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में? डू लगता है ना। आई, यू, दे, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। अच्छा जॉन एक्ट्स वेल, जॉन है यहाँ पे सिंगुलर, जॉन अच्छी एक्टिंग करता है, जॉन एक्ट्स वेरी वेल। अब इसी को मैं बोलूँ जॉन डज एक्ट वेरी वेल, जॉन वास्तव में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, एम्फेसिस दे रहा हूँ मैं, तो जॉन के साथ में आ जाएगा डज। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स सिंगुलर नाउन्स क्या लेंगे अपने साथ में? डज लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन्स क्या लेंगे अपने साथ में? डू लेंगे। अच्छा अगर पास्ट की बात हो, पास्ट में सर सबके साथ आपको डिड लगा देना है। कृतिका वर्क हार्ड टू गेट द जॉब, मैंने बोला कृतिका ने बहुत काम किया था इस जॉब को पाने के लिए, आपने बोला हट कुछ नहीं किया उसने। मैंने बोला कृतिका ने वास्तव में बहुत ज़्यादा काम किया था इस जॉब को हार्ड वर्क किया था पाने के लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? कृतिका डिड वर्क हार्ड टू गेट दिस जॉब। पास्ट की बात हो रही है तो चाहे कृतिका हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, सबके साथ में डिड लगेगा। अब एक गलती यहाँ पे ये होती है आपके साथ, ये तो आप डिसाइड भी कर लोगे, इसके बाद में हमेशा जो भी आपका जो वर्ब आ रही है ना उसका बेयर इंफिनिटिव लगाना। अगर नोज भी होता ना यहाँ पे नोज, तो भी यहाँ पे नो ही आएगा। जैसे यहाँ पे एक्ट्स है ना तो भी यहाँ पे एक्ट आएगा। इवन यहाँ पे वर्कड है ना तो भी यहाँ पे वर्क आएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ये वर्कड एक्ट सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज और डिड के बाद में लगती है, बेयर इन्फिनिटिव इनके बाद में लगता है, जैसे मॉडल्स के बाद लगता है। समझ गए? तो ऐसा मत करते ना कृतिका डिड वर्कड वेरी हार्ड, यही आपसे पेपर में वो करवाएगा और यहीं पर आप गलती करते हो। फटाफट से समझ गए हो, रिपीट कर लेना इसको, नहीं समझो तो 3 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको फटाफट से अभी कमेंट सेक्शन में डालोगे सही करके। कैसे?
एम्फेटिक वर्ब को बाहर निकाल के सेंटेंस को एम्फेसिस वाला बना करके। यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। डिड, डू या डज में से एक चीज़ को निकालना है और वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव ही लगाना है वर्ब को चेंज करने के बाद। जरूर से कमेंट सेक्शन में डालें, कई सारे क्विज ऐसे आएंगे आज, सबके सब रिप्लाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 घंटे के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना सारे के सारे रिप्लाईज को जो है अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कह इनफैक्ट वास्तव में देयर आर दोज हु बिलीव दैट द लेटेस्ट कट मे बी नो मोर देन ए सेंटीमेंट बूस्टर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स nadir एंड देयर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द एनविल। देखो सेंटेंस तो ख़त्म नहीं हो रहा, पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट वास्तव में वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, देयर आर दोज, ऐसे लोग भी हैं वहाँ। कैसे लोग? जो बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं। अच्छा क्या मानते हैं? दैट वो ये कि जो लेटेस्ट कट आया है ना, अभी नया सा जो रेट का कट आया है, हो सकता है वो हो, मे बी वो हो, नहीं ज़्यादा, नो मोर, और किससे? एक सेंटिमेंट बूस्टर से, हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ से। तो बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिर्फ मनोबल को बढ़ाने वाला है ये रेट कट। अच्छा क्यों? कह रहा एज, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो क्या हैं? वो हैं इसके नादिर पे, वो हैं अपने बिल्कुल रॉक बॉटम पे, पाताल के अंदर है सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां। कह रहा एंड और वहाँ पे नहीं है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मसौदे या प्रपोजल्स हमारे पास नहीं है। कहाँ पे? ऑन द एनविल, हमारी टेबल पे, हमारी कंसिडरेशन में। कह रहा वो प्रपोजल्स दैट जो कि मे बेनिफिट कर सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं किसको? फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट से। बेनिफिट मतलब फ़ायदा देना, बेनिफिट मतलब फ़ायदा लेना, यहाँ पे लेने की बात हो रही है। वो प्रपोजल जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट्स का। सेंटेंस लंबा है ना, पूरा सेंटेंस मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, आप भी देख लें सारे पीसेस को मिला करके। सेंटेंस के आएंगे ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी ये कहती है नादिर क्या होता है? एकदम रॉक बॉटम, पताल होता है ना किसी चीज़ का, लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम नादिर। इसके सारे सिनोनिम क्या होंगे? जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, एपेक्स, एक्मे, पिनैकल, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, सबमिट। इन 6 को घोट करके पी जाना। क्यों बोल रहा हूँ मैं? बार बार आएंगे ये, मैं आपका ध्यान भी खींचता हूँ, और इनको ना, इन 6 से एग्जामिनर्स को बहुत प्यार है। आपको इतनी बार हर पेपर में इन 6 के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 90% पेपर्स के अंदर इन 6 पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये है ना टॉप के सारे सिनोनिम है किसी भी चीज़ की शिखर के, तो इनको याद जरूर करें आप। चलो, ऑन द एनविल एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? एनविल होता है जिसके ऊपर लोहार अपना काम करता है, लोहे को रख के पीट के मारता है ना, वो होता है एनविल। जब लोहा उसके एनविल पे आ गया, मतलब अब उसका वो कुछ ना कुछ बनाएगा। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे एनविल पे नहीं है, अभी हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। इसी को हम बोलते हैं ऑन द टेबल या अंडर कंसिडरेशन। समझ गए ना? अभी कोई भी कंसिडरेशन के अंदर प्रपोजल बाजार से आ नहीं रहा है हमारे लिए। चलो आगे बढ़े। कह रहा है, हाँ, कह रहा है एग्जिस्टिंग बोरोअर्स मे बी द ओनली बेनिफिशरीज ऑफ द रेट कट एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो अभी मौजूदा बोरोअर्स है ना, जिन्होंने लोन उठाए हुए हैं, कार पे EMI ली हुई है, घर पे, कह रहे हो सकता है वो होंगे मे बी महज अकेले बेनिफिशरी, लाभार्थी होंगे वो इस रेट कट के इस वक्त पे। सिर्फ इनको ही फ़ायदा मिलने वाला है, नया तो कोई लोन ले भी नहीं रहा, ना किसी के पास पैसे हैं इंस्टॉलमेंट देने के लिए। कह रहे दैट सेड, ऐसा कह दें तो, या दैट सेड ऐसा कहने के बाद हुआ क्या? द RBI डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक फॉर लिसनिंग टू फीडबैक ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स। कह रहा है ऐसा कह दें तो RBI जो है डिजर्व करता है, लायक है एक पैट ऑन द बैक के, अपनी पीठ पे शाबाशी के। और किसके लिए? लिसन करने के लिए, सुनने के लिए, फीडबैक को, और किसकी? अपनी कुछ एक मूव्स के लिए, है ना, अपनी एक कुछ हरकतों के लिए। अच्छा कौन सी हरकतें? इनिशिएटेड अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो कि शुरू हो गई थी बड़ी जल्दी लॉकडाउन के दौरान। तो कह रहा अगर ये पूरी बात देख लेना तो RBI डिजर्व करता है पीठ पे थपथपी के लिए, क्योंकि इसने सुना, फॉर लिसनिंग, क्योंकि इसने सुना फीडबैक को, लोगों की जो है बातों को, कुछ एक अपनी मूव्स के ऊपर जो कि इसने इनिशिएट की थी लॉकडाउन के दौरान शुरू में अंदर। चलो इनिशिएट जान गए। अचानक से आई हुई V3 क्या काम करती है? वर्ब बनेगी या एडजेक्टिव बनेगी? ये अचानक से आई हुई है ना, तो ये हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव काम करती है। कैसी मूव्स? इनिशिएटेड अर्लियर, जिनको इनिशिएट किया गया था पहले। आगे बढ़े। कह रहे दस द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मॉरेटोरियम ऑन लोन्स इज़ अ वेलकम मूव। कह रहे इस तरह से जो एक्सटेंशन है, जो आगे बढ़ाने का काम है, और किसको? रीपेमेंट मॉरेटोरियम को। ऐसा सस्पेंशन का पीरियड, मॉरेटोरियम का पीरियड
जो आपके भुगतान से रिलेटेड है, रीपेमेंट से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं जो हमने मोरेटोरियम पीरियड को आगे बढ़ा दिया है, वो कह रहा है लोन्स का वो बढ़ाने का काम है एक वेलकम मेजर, ऐसा कदम जिसका सब स्वागत करते हैं। अब समझो रीपेमेंट मोरेटोरियम क्या होता है। फाइनेंशियल लैंग्वेज में मोरेटोरियम पीरियड वो होता है जिसके दौरान आपको लोन लेने के बाद भी अपनी किस्त नहीं देनी होती। आपने आज लोन लिया एजुकेशन लोन, 2 साल एजुकेशन पढ़ोगे ना, पढ़ाई करोगे, फिर नौकरी लगोगे, तो 3 साल का गवर्नमेंट आपको बोलती है आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। 3 साल का इंटरेस्ट लगा के फिर आपको एक नया लोन हम बना देंगे, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके 3 साल के बाद आपकी किस्तें सारी की सारी इंस्टॉलमेंट शुरू होंगी। अभी सरकार यही कर रही है, सबकी किस्तों को सस्पेंड कर रही है, होम लोन की, कार लोन की, ताकि आप जो है 2, 3, 4, 6 महीने बाद आराम से पैसा कमा के लोन को दे सको। तो कह रहा है उस 3 महीने को इन्होंने अब 6 महीने कर दिया। तो कह रहा है एक्सटेंशन जो किया है ना इस मोरेटोरियम पीरियड का, बहुत ही वेलकम मेजर है। समझ गए? चलो, आपको ऐसे नहीं समझना है कि ट्रांसलेट करना है, आपको ऐसे समझना है कि आपने खुद लिखा है इसको। इस तरीके से समझाने की मैं करता हूँ आपको कोशिश। अब देखो ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स हैव अवेल्ड देमसेल्व्स of the moratorium but retail borrowers have not taken to it in a big way। करेक्ट, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना कमर्शियल बोरोवर्स की, ऐसे बोरोवर्स जो बिजनेसमैन हैं, जो कि कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, करें इनकी बड़ी प्रोपोर्शन ने, इनके बड़े अनुपात ने, एक बड़े हिस्से ने अवेल किया है, फ़ायदा उठाया है अपने आप, और किसका? मोरेटोरियम का, इस जो है सस्पेंशन का। कह रहे लेकिन जो रिटेल बोरोवर्स हैं उन्होंने टेकन टू इट नहीं किया, उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया इसका। टेक टू इट करना मतलब इसकी तरफ जाना। तो कह रहा है वो उन्होंने इसकी तरफ नहीं गए हैं, और कैसे? इन अ बिग वे, बड़े वे के अंदर। तो कमर्शियल वालों ने तो सबने फ़ायदा उठा लिया, रिटेल वालों ने, ज़्यादातर ने इस मोरेटोरियम पीरियड का फ़ायदा नहीं उठाया। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ, सेंटेंस में 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट भी अपना यहीं पे आएगा। पहले तो मुझे बताओ, लार्ज पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हैव आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। अ लार्ज प्रोपोर्शन या पोर्शन या पार्ट, वो क्या लेता है अपने साथ में? अ लार्ज पार्ट है तो हैव लेगा या हैज़ लेगा। आप में से ज़्यादातर का जवाब यही होगा, सर हैज़ आना चाहिए, यहाँ पे हैव गलत लगा हुआ है। अभी चेक करते हैं आपने गलत लगा हुआ तो क्यों लगा हुआ, और नहीं लगा हुआ तो कैसे सही है। आपको क्या करना है, ये 3/4 1/4 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ कई बार, है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर मुझे आप बताओगे इज लगेगा या आर लगेगा। आप खुद अभी मुझे बताओगे इज लगेगा या आर लगेगा। स्क्रीन को पहले पॉज करो, वहीं से अपने इसको कनेक्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले तो उन लोगों को शाबाशी है जिन्होंने एडिशनल एरर को पकड़ लिया। ये मैं जानबूझ के रखता हूँ, कभी कभी मैं एरर रखता हूँ एडिशनल वाली, और उस एडिशनल एरर को मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, तो बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं सर आपने वहाँ एरर कर दी। अरे तुम्हारे लिए रखता हूँ मैं, देख करके बताया करो। अच्छा बताते हो, अच्छी बात है। चलो, 3/4 4/4 5/4 6/4, जब आपके पास शुरू में 1 नहीं लगा हुआ, 2 3 4 5 6 है, और ऐसा कोई अनुपात आ रहा है, प्रोपोर्शन आ रहा है, तो उसके आगे लगेगा एस। एरर थी ये वाली, है ना, हमेशा एस लगेगा अगर शुरू में 1 नहीं आ रहा। अब देखो, मैंने आपको बताया था 3/4 जो है उसको प्लूरल या सिंगुलर वर्ब देनी है, डिपेंड करेगा ऑफ के बाद क्या आ रहा है। अगर ऑफ के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब दे देनी है, अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो आपको प्लूरल वर्ब दे देनी है। अब देखो, ऑफ के बाद यहाँ आ रहा है द एप्पल्स, क्या है? प्लूरल। अगर प्लूरल है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर लगाना है। 3/4 ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स वो वाली मत लगा देना, इंजीनियर वाली, सर ये इसका 3/4 कर दें तो 1 एप्पल हो जाएगा। भाई आता है मुझे भी मैथमेटिक्स इतना, पर इंग्लिश सीख रहे हैं हमने। इंग्लिश ये कहती है अगर प्लूरल आ गया ना तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से ज़्यादा एप्पल ही होंगे 3/4 करने के बाद। समझ गए ना? तो आपको प्लूरल ही मानना है अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है 3/4 ऑफ द एप्पल तो मुझे क्या लगा देना है, इस, है ना। 3/4 ऑफ द एप्पल इज रोटन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इस ऑफ के बाद आपको जो लगाना होता है तो वही कॉन्सेप्ट आपको इसके ऊपर लगाना है, अ लार्ज प्रोपोर्शन। 3/4 की जगह मैं लगा देता हूँ अ लार्ज प्रोपोर्शन, ठीक है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। और वैसे ही अ लार्ज, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द एप्पल इज रोटन। प्रोपोर्शन की जगह यहाँ पे पोर्शन भी आ सकता था, पार्ट भी आ सकता था, जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। समझ गए? तो ऑफ के बाद जो आ रहा है ना उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब यहाँ देख लो क्या आ रहा है, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ
कमर्शियल बोरोवर्स। कमर्शियल बोरोवर्स काउंटेबल हैं, प्लूरल हैं, इसलिए आया हैव। बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं पर समझने एक बार ही होते हैं। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, पेपर के अंदर आपसे बार बार कंफ्यूज करेगा, इनको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाओ, अवेल के बाद देमसेल्व्स क्यों लगा है। ये कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ डिटेल के अंदर। संडे की ग्रामर वीडियो में इसी को अपने डेडिकेट करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर की। फटाफट देख लो। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं। मोहन फिनिश्ड हिम, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ मोहन ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, मोहन ने फिनिश कर दिया अपने आप को, समझ गए ना, खुद की बात हो रही है यहाँ पे। अब मोहन तो आदमी है तो मैंने हिम लगा दिया, गलती क्या होगी, इस हिम से यूँ लगेगा, हो सकता है हम किसी और की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम सोहन की बात कर रहे हो, हो सकता है हम रोहन की बात कर रहे हो। तो हिम तो खाली मोहन के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए लग सकता है। तो इसका इलाज क्या है, या तो इलाज लिख दो मोहन ही लिख दो, मोहन फिनिश्ड मोहन। फिर आपके पास यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगी, सर मान लो उसका पड़ोसी भी मोहन है, दोनों की आपस में लड़ाई है, तब क्या माने, आप खुद की बात कर रहे हो तो इस मोहन से तो मालूम नहीं चला। अब क्या करें, इसका इलाज एक ही है, हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे, हम लगा देंगे हिम सेल्फ। अगर हिम है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। समझ गए ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका काम क्या है, मोहन ने खत्म किया अपने आप को, मोहन ही करने वाला है और मोहन ही होने वाला है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, उस केस में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं आ सकता हिमसेल्फ फिनिश्ड हिमसेल्फ, ऐसा भी नहीं हो सकता, लगेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, मोहन वर्क्स फॉर नोबडी बट हिम, मोहन किसी के लिए काम नहीं करता है सिवा अपने। यहाँ पे खुद की बात हो रही है, हिम लगाया हमने मोहन के लिए। वही कन्फ्यूजन, सर हिम तो सोहन भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, तो क्या मोहन ही लिख दें, फिर क्या दोगे सर पड़ोसी भी तो मोहन हो सकता है, तो क्या करें, वही वाला मेरे भाई। अगर मोहन खुद के लिए काम करता है, इस प्रेपोजिशन का देखो, वर्क्स फॉर नोबडी बट वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, ये फॉर प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या, जब जब आप खुद ही एक ऑब्जेक्ट बन के आओगे एक प्रेपोजिशन का, मोहन ही इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया खुद, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगेगा। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ गए। अब तीसरा देख लो, मोहन फिनिश्ड हिमसेल्फ द होमवर्क, वही काम करना है, मोहन ने फिनिश कर दिया, मोहन ने मार दिया हिमसेल्फ अपने आप को। अच्छा अपने आप को तो मार दिया, इस होमवर्क का क्या करें, उसने बताओ होमवर्क को ख़त्म किया है या अपने आप को मारा है। कहने का मतलब क्या, ये एक सेंटेंस है गलत, क्यों, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने यूज़ कर दिया है पर कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर मोहन ने खुद को ख़त्म किया है तो ये होमवर्क कौन ख़त्म कर रहा है, और अगर मोहन ने होमवर्क को ख़त्म किया है तो इस हिमसेल्फ का क्या काम है। अब ये होती है एग्जाम के अंदर एरर। एरर क्या होती है, वो आपको रिफ्लेक्सिव पोजीशन के अंदर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दे देगा, आपको एक्चुअल में उसको निकाल करके एम्फेटिक पोजीशन पे लाना है। अब ये क्या होती है सर, इस सेंटेंस को जैसे ही मैं फिनिश वर्ब से पहले लाऊंगा ना इस हिमसेल्फ को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोहन ने खुद अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। किसी ने बोला मोहन ने होमवर्क कर लिया, उसने बोला अरे उसकी मम्मी ने करके दिया है। मोहन ने हिमसेल्फ खुद ने अपना होमवर्क पूरा किया है, समझ गए। एम्फेटिक प्रोनाउन कब आएगा, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा, वर्ब के बाद। यहाँ पे फिनिश के बाद आया रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे वर्क्स के बाद आया, ये इसकी प्रेपोजिशन के बाद आया रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पे फिनिश मेन वर्ब से पहले आया तो हो गया एम्फेटिक। एम्फेटिक का काम क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देना। रिफ्लेक्सिव का काम क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाना। इतना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हो गया आपका रिविजन। आपको रिफ्लेक्सिव की पोजीशन गलत दे के एम्फेटिक पोजीशन में उसको बदलवाना होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाना है। कुछ वर्ब्स हमेशा अपने बाद, हमेशा तो नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादातर अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं। अवेल, एन्जॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, अप्लाई, प्रोस्ट्रेट, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, एडेप्ट, और भी ऐसी 20 वर्ब्स हैं, संडे की वीडियो में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। फटाफट देख लो कैसे लेना है इसको। दे अवेल्ड ऑफ द फ्री कूपन्स, अवेल वर्ब क्या बोलती है, अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। क्यों, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठवाना। उन्होंने फ़ायदा उठाया नहीं, फ़ायदा उठवाया फ्री कूपन्स का। हम तो ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने खुद फ़ायदा उठाया, पर अवेल वर्ब कहती है मेरा मतलब है फ़ायदा उठवाना। अच्छा किसको फ़ायदा उठवाया ये तो नहीं बताया हुआ, वास्तव में उन्होंने खुद को ही फ़ायदा उठवाया है। मतलब इस अवेल वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, तो दे का मैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगा दूंगा देम सेल्व्स। देम सेल्फ नहीं,
यहाँ पे दे के बाद में सेल्फ मत लगा देना, वो ही शी के बाद में होता है सिंगुलर के बाद, दे के बाद में होता है देम सेल्व्स। तो दे अवेल्ड देम सेल्व्स ऑफ द फ्री कूपन्स। क्यों लगाया हमने? अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठवाना, फ़ायदा उठवाने वाले का नाम इसमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, उठाया इन्होंने, ये सब्जेक्ट हैं यही ऑब्जेक्ट हैं। अगर यही सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इनका रिफ्लेक्सिव फॉर्म आ जाता है, दे विल देमसेल्व्स ऑफ द कूपन्स। समझ गए इसको? अगला देख लो, शी इंट्रोड्यूस्ड टू द बॉस, शी इंट्रोड्यूस्ड हर हस्बैंड टू द बॉस। आपको अगर मैं यूँ बता दूँ सर कि हमेशा इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव यूज़ होगा, तो आप क्या करोगे? शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द बॉस। और यहाँ क्या करोगे? शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ हर हस्बैंड टू द बॉस। पर ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है, सीधे सीधे वर्ब्स को आप देख करके याद नहीं कर सकते हो। ये मैं संडे की वीडियो में आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको इस इंट्रोड्यूस वर्ब का। इंट्रोड्यूस वर्ब कहती है मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमेशा। आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे ना तो उसका नाम बताओगे। आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू माई फैमिली, शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर फैमिली। किसी को इंट्रोड्यूस तो करोगे ना आप, ऐसे कैसे लिख दोगे शी इंट्रोड्यूस्ड? किसको इंट्रोड्यूस किया? अगर इस केस के अंदर यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगा के तो हमने बता दिया बॉस को किया, पर किया किसको? इस हर सेल्फ को मैं निकाल दूँ तो मालूम नहीं चल रहा। इसलिए ये वर्ब ऐसी वर्ब है अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव फॉर्म ले लेती है। अगर आपने किसी का नहीं नाम लिखा तो आप मतलब ये समझा रहे हैं उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। समझ गए ना? शी इंट्रोड्यूस टू द बॉस का मतलब यही है उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। अगर खुद को किया तो हर सेल्फ। समझ गए? पर यही वर्ब रिफ्लेक्सिव नहीं भी लेगी, क्योंकि अगर इस सेंटेंस में बोलूँ शी इंट्रोड्यूस्ड हर हस्बैंड टू द बॉस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद में उसके हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब के बाद है, तो यहाँ पे इसको हर सेल्फ को लगाने की जरूरत नहीं है। संडे की वीडियो में अच्छे से देखेंगे, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ इन वर्ब्स को कब रिफ्लेक्सिव लगवाना है कब रिफ्लेक्सिव नहीं लगवाना है, आप देखेंगे अच्छे से। वैसे एंजॉय वर्ब है, ये क्या बोलती है? हमेशा रिफ्लेक्सिव लेगी अपने बाद। आप हमेशा किसी चीज़ का मजा लेते हो, आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते मैंने मजा लिया। किस चीज़ का लिया भाई? इंग्लिश तो ये बोलती है आप किसी चीज़ का ही मजा लोगे। मैं बोल रहा हूँ वी एंजॉयड एट द पार्टी, हमने पार्टी में एंजॉय किया। हिंदी में तो बन गया, पर इंग्लिश में किसका एंजॉय किया आपने? पार्टी का तो नहीं किया, एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का एंजॉय किया आपने किया अपने आप, आपने खुद का एंजॉय किया पार्टी के अंदर। तो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। क्यों? क्योंकि एंजॉय वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। पर अगर आपने ऐसा बोल दिया वी एंजॉयड म्यूजिक एट द पार्टी, आपने एंजॉय वर्ब को म्यूजिक नाम का ऑब्जेक्ट दे दिया है, हमने म्यूजिक का एंजॉय किया पार्टी में। अब यहाँ पे इस आवर सेल्फ का कोई काम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूजिक नाम का ऑब्जेक्ट इस एंजॉय को वर्ब को मिल चुका है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, करेंगे बाद में। फटाफट से आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ग्रामर वीडियो के लिए। और ये क्विज के क्वेश्चंस हैं 3, फटाफट से इनको करो आज के सॉल्व। आज के मेन क्वेश्चंस हैं ये, इसमें एडिशनल एरर्स भी हैं, वो भी आपको साथ में मुझे बतानी है। 2 घंटे में डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे आंसर डाल दूंगा वीडियो की, चेकआउट कर लेना जरूर से जा करके, कमेंट में डालें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट फिर भी गोइंग फॉरवर्ड देयर मे नॉट बी मोर ऑप्टिंग फॉर इट गिवन द एक्सटेंडेड लॉकडाउन हैज़ लेफ्ट मैनी बिजनेसेस इन शैम्बल्स एंड सैलरीज हैव ईदर नॉट बीन पेड और आर बीइंग डिस्बर्स्ड विद डिलेस। कह रहा फिर भी गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते जाते, गोइंग फॉरवर्ड मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा फिर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हो सकता है ज़्यादा ऑप्टिंग ना हो, ज़्यादा चुनाव ना हो। देयर मे नॉट बी मोर ऑप्टिंग, किसका? इस चीज़ का, इस ऊपर वाले मॉरेटोरियम का। क्यों? कह रहा गिवन दिया गया देखते हुए, अच्छा किसको? कि जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है ना उसने छोड़ दिया है हैज़ लेफ्ट, और किसको? बहुत सारे व्यापारों को, मैनी है बिजनेसेस को। और किस में? शैम्बल्स के अंदर, अराजकता में, डिसएरे में, मिसमैनेजमेंट में। और किस में? कह रहा और सैलरी जो है ना, या तो वो पेड नहीं हुई हैं और या वो डिस्बर्स हो रही हैं डिले के साथ, देरी के साथ। तो कह रहा भले ही अभी कमर्शियल वालों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है मॉरेटोरियम का, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल वाले ना तो सैलरी दे रहे हैं या दे रहे हैं बहुत धीरे, या उनके व्यापार हो गए हैं शैम्बल्स में, चौपट हो गए उनके पूरे के पूरे व्यापार। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस के अंदर की ग्रामर में। करवा चुका हूँ मैं, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। मैनी ये प्रोनाउन क्या करता है या ये एडजेक्टिव क्या करता है? मैनी फेमस एक्टर्स हैव रूइंड देमसेल्व्स विद ड्रग्स, मैनी फेमस एक्टर्स हैव रूइंड देमसेल्व्स विद ड्रग्स। स्क्रीन को पॉज करें, पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको याद रहे इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमेशा। चलो, दोनों में से एरर ढूंढनी थी आपको एरर दोनों में बताऊं तो मैं सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है। आपने बोल दिया मैनी एक्टर्स हैव रूइंड देमसेल्व्स, बहुत सारे एक्टर्स
अब देखो बहुत सारे हैं, फेमस हैं, हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैनी अ फेमस एक्टर्स। अब यहाँ पे मैनी लगने के बाद ए लग गया ना, इसका मतलब क्या है, हम बहुत सारों की बात तो कर रहे हैं पर हम सबकी एक एक करके कर रहे हैं, समझ गए ना। मैनी ए फेमस एक्टर्स मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल एक्टर्स ने एक एक करके उनकी बात हो रही है, यहाँ लगेगा हैज़। बहुत सारे हैं पर हर एक ने रूइन किया है अपनी लाइफ को ड्रग्स के साथ। समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऑल और ईच के जैसा है। ईच बॉय हैज़ कम एंड ऑल बॉयज़ हैव कम। ऑल का मतलब क्या है, सबके सब आ गए हैं। ईच का मतलब क्या है, सबके सब आ गए हैं। पर ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं, हम बोल रहे हैं हर एक बॉय आ गए। ऑल का मतलब है सबके सब आ गए। वही मैनी का मतलब बहुत सारे, और मैनी का मतलब बहुत सारे हैं पर एक ने रिड्यूस अपनी लाइफ को रूइन किया है ड्रग्स के साथ। तो मैनी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी। अब यहाँ पे आपको देता हूँ झटका, जिस चीज़ को आपने सोचा नहीं था वो भी आपको बता देता हूँ। लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। झटका ये है, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि अपने बाद नाउन भी सिंगुलर लेता है। तो मैनी ए फेमस एक्टर्स नहीं, मैनी ए फेमस एक्टर। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, आपकी सोच के दायरे से बाहर है कि यार मैनी आ गया फिर भी सिंगुलर आ रहा है, पर ऐसे ही आता है। मैनी फेमस एक्टर्स तो ठीक है, पर मैनी अ फेमस एक्टर हैज़ रूइंड देमसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ या हिम या हर सेल्फ, है ना, हिम या हर सेल्फ विद ड्रग्स। बढ़े आगे फटाफट से, समझ गए ना। मैनी अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जस्ट अ मिनट, द आरबीआई हैज़ ऑल्सो शोन एम्पथी बाय अलाउइंग accumulated interest on working capital loans to be converted into a term loan। कह रहा आरबीआई ने ना साथ ही साथ एम्पथी दिखाई है, सहानुभूति दिखाई है। एम्पथी मतलब होता है किसी के लिए सिंपथी नहीं, बस उसके लिए थोड़ा सा आपस का जो, उसके लिए आप जो कंसर्न दिखाते हो ना उसको कहते हैं एम्पथी। तो कह रहा आरबीआई ने दया नहीं दिखाई, कंसर्न दिखाया, उसने एम्पथी दिखाई है। और कैसे, कह रहा अलाउ करके किसको, इकट्ठे हुए एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को, ब्याज को, और किस पे, वर्किंग कैपिटल लोन पे। ऐसा लोन जो आपको रोज़मर्रा के बिजनेस के कामों के लिए चाहिए होता है। और कैसे दिखाई है एम्पथी, कह रहा है इसको कन्वर्ट होने की अलाउ कर दिया इसने। किस चीज़ में कन्वर्ट होने का, एक टर्म लोन में, एक ऐसा लोन जिसकी आप किस्तें बांध सकते हो। और कैसा लोन होगा ये, जो कि रिपेबल होगा बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, इस साल के लास्ट तक। तो अगर आपने 6 महीने अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, 6 महीने का इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आएगा, उस इंटरेस्ट को आरबीआई ने बोला है अगले 6-7 महीने जो साल के बचे हैं इस फिस्कल के, उसकी किस्तें बना देंगे इंटरेस्ट की, वो भी आपको एक साथ नहीं देना पड़े। तो ऐसे आरबीआई ने एम्पथी दिखाई है। कह रहा बोरोवर्स वुड अदरवाइज हैव बीन फेस्ड with the daunting prospect of paying up their interest dues in one shot at the end of the moratorium period। वही बात कर रहा है, कह रहे जो बोरोवर्स हैं, कर्जा लेने वाले हैं, होते अदरवाइज नहीं तो हैव बीन, क्या होते वो, फेस्ड विद होते, वो सामना कर रहे होते, और उस प्रोस्पेक्ट का, उस संभावना का, लाइवलीहुड का जो है डॉन्टिंग, जो है डराने वाला। और किस चीज़ की संभावना थी, पे अप करने की, सामने से भुगतान करने की, उनके इंटरेस्ट की ड्यूज़ को, बकाया ब्याज को, वन शॉट, एक ही किस्त में, एक मुश्त। और कब, एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, इस सस्पेंशन पीरियड के बाद। तो वही कह रहा है बोरोवर जो है बहुत डरे होते अगर वो सामना करते इस डरावने प्रोस्पेक्ट का कि सारी की सारी ड्यू उनको एक साथ देनी होगी 6 महीने का पीरियड जब खत्म होगा उसके बाद। अब उनको एक साथ नहीं देनी, इंस्टॉलमेंट बना करके देनी है। डॉन्टेड मैंने बता दिया आपको, फ्राइटनिंग हो, हॉरिफाइंग हो, टेरिफाइंग हो, एपलिंग हो, सबके सब आपके सिनोनिम है डरावने के। चलो, कह रहे द एक्सटेंडेड पीरियड गिवन मे हाउएवर स्टिल नॉट बी इनफ। जो एक्सटेंड किया हुआ पीरियड है ना, और कौन सा पीरियड, जिसको हमने दिया है ना, जिसको हमने अभी भी सामने रखा है, कह रहे ये पीरियड जो गिव किया गया है हो सकता है हाउएवर, हालांकि ना हो अभी भी, इनफ, पर्याप्त हो। और किसके लिए, एज, क्योंकि इट विल ऑफर बोरोवर्स ओनली अबाउट 7 मंथ्स। ये ऑफर करेगा कर्जा लेने वाले को लगभग 7 महीने, सिर्फ 7 महीने। और कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, मॉरेटोरियम पीरियड के एंड से। कह रहा है ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान दे हैव टू क्रैंक अप देयर बिजनेसेस एंड सर्विस देयर लोन्स। कह रहा है ये वो 7 महीने हैं जिसके दौरान उनको करना पड़ेगा क्रैंक अप करने का काम, रीस्टार्ट करने का काम अपने व्यापार को,
और सर्विस करना पड़ेगा अपने लोन्स को, अपने लोन्स की मरम्मत करनी पड़ेगी। तो कह रहा है हो सकता है फिर भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि 7 महीने मिलेंगे, 7 महीने में बिजनेस भी शुरू करना है और लोन को भी देखना है, दोनों काम कैसे वो करेंगे। क्रैंक अप बता दिया मैंने आपको, इंजन को क्रैंक अप करते हो तो बंद पड़े इंजन को आप स्टार्ट करते हो क्रैंक नाम के टूल से, वहीं से हमने क्रैंक अप बनाया है किसी बंद पड़ी चीज़ में जो है स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। द RBI कुड हैव पुट ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रीपेमेंट बाय 1 ईयर। RBI कर सकती थी पुट ऑफ करने का काम। अब देखो ये क्या होता है, पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को डिले करना, फ्रेजल वर्ब है। RBI डिले कर सकती थी, पोस्टपोन कर सकती थी इकट्ठा हुए इंटरेस्ट को, उसकी रीपेमेंट को 1 साल के साथ। तो 7 महीने की जगह 12 महीने भी RBI दे सकती थी। कह रहा इट माइट वेल फाइंड इटसेल्फ in a situation where it is forced to offer another extension in the next few months। कह रहा हो सकता है might well find itself, ये अपने आप को find करे, itself मतलब अपने आप को, it मतलब ये खुद, करने वाला भी ये और होने वाला भी ये। तो कह रहा हो सकता है ये अपने आप को ढूंढे, फाइंड करे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ ये फोर्स हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा ऑफर करने के लिए और एक्सटेंशन को और बढ़ावे को अगले कई मंथ्स के दौरान। तो कह रहा है अभी शायद इसलिए इसने नहीं दिया क्योंकि 7 महीने का फिर 12 महीने का देगा तो सबको लगेगा ना कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है आगे ये देने वाला है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होता है तो आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करनी होती है। वर्ब के जस्ट बाद आएगी तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म, वर्ब से जस्ट पहले आएगी तो एम्फेटिक फॉर्म। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब को नोट करें, डिले करना, पोस्टपोन करना। कह रहा द इंक्रीज इन ग्रुप एक्सपोजर लिमिट for banks to 30% from 25% will help large corporate borrowers। कह रहा है इंक्रीज जो है ना इस लिमिट के अंदर, किन के लिए, बैंक्स के लिए। और कहाँ पे आया है, 30% पे आ गया है 25% से। तो 25 से 30% का जो इंक्रीज़ किया है ना हमने इस लिमिट के अंदर, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, लंबा कॉन्सेप्ट है नहीं बता पाऊंगा आज। कह रहा है ग्रुप एक्सपोजर लिमिट के अंदर जो इंक्रीज आया है हेल्प करेगा ये बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े बिजनेसमैन को, बोरोवर्स को। अच्छा ये कौन बोरोवर्स हैं, हु मे फाइंड देमसेल्व्स हैंडीकैप्ड इन द रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट नाउ। जो कि हो सकता है फाइंड करें किसको, अपने आप को ही। और कैसे, हैंडीकैप फाइंड करें, जो कि अपने आप को पाएँ एकदम अपाइज, कब, रेज करने में फंड्स को, इकट्ठा करने में फंड्स को मार्केट से अभी। समझ गए ना। तो इंक्रीज जो है ये बड़े कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा जरूर पहुंचाएगा। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ हु लगा इंसानों के लिए। अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट बोरोवर्स की जगह कॉर्पोरेट कंपनीज होती तो मैं लगाता यहाँ पे दैट, जानते हैं ना आप, हु विच दैट। देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेज करना मतलब उठाना, बढ़ाना किसी चीज़ को। राइज करना मतलब खुद उठना या बढ़ना। आपको मैंने कल बताया था जब जब राइज और रेज में कन्फ्यूजन हो आपको देखना उसके बाद में नाउन आ रहा है। अगर नाउन आ रहा है तो रेज आएगा, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो राइज आएगा। कल का कॉन्सेप्ट याद है ना, कल वाले कॉन्सेप्ट को भूल मत जाना। कह रहे देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट इन द मार्केट्स दैट द RBI डिड नॉट रिलैक्स नॉर्म्स फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग बाय लेंडर्स। वहाँ पे थी, देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी निराशा। कहाँ पे, बाज़ारों में। दैट वो ये कि RBI ने नहीं रिलैक्स किया नॉर्म्स को, नहीं आसान बनाया नियमों को, किसके, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के, लोन को फिर से रीस्ट्रक्चर करने के लेंडर्स के द्वारा। तो अभी लोन को अगर आपको रीस्ट्रक्चर करवाना है, पुराने लोन को पूरा करके नया लोन लेना है, ऐसे काम के लिए उसने नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं किया। तो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट के अंदर अभी भी है। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनती, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है देयर सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा हुआ है। देयर एक एडवर्ब होती है, जब शुरू में आ जाएगी वर्ब को पहले ले आएगी सब्जेक्ट से, इसको कहते हैं सेंटेंस इन्वर्जन। सम डिसअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है, वो जिसकी वर्ब है, देयर एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। कह द सेंट्रल बैंक हैज़ प्लेड इट्स कार्ड्स वेल हियर बिकॉज देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस नाउ। जो सेंट्रल बैंक है प्ले कर चुका है अपने कार्ड को, अपनी बाजी खेल चुका है, अपना पासा फेंक चुका है, वेल बड़े अच्छे से, हेयर यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कोई जो है रास्ता नहीं है जानने का। देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग, किस चीज़ को, सही एक्सटेंट को, सही लिमिट को, डिस्ट्रेस के, इस तूफान के, इस आफत के, इस बीमारी के, नाउ अभी। कर एंड इसलिए, हैंस इसलिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट बड़ा होगा ये मुश्किल, टू प्रपोज करना द राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, सही रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स को। तो जिन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए बोल रहा है। कह रहा है इसने बहुत अच्छी बाजी अपनी खेली है क्योंकि कुछ नहीं पता कितना एक्सटेंट इस डिस्ट्रेस का होने वाला है।
आज 1.25 लाख केस हैं, कल 2.5 लाख हो जाएंगे, किसी को नहीं पता, हो सकता है 80,000 भी हो जाए, है ना। तो अगर किसी को पता नहीं तो बड़ा मुश्किल है प्रपोज करना सही रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स को। जब ज़रूरत होगी तब जरूर आरबीआई सामने आएगा। कह रहा है चांसेस आर दैट दिस में वेल फॉर्म पार्ट ऑफ आरबीआई नेक्स्ट अनाउंसमेंट। चांसेस यही हैं, पूरे चांसेस इसी बात के हैं कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, दिस हो सकता है बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म करे, बन जाए एक हिस्सा आरबीआई की नेक्स्ट अनाउंसमेंट का, आरबीआई जो अगला ऐलान करेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोशिश मैंने की है हर लाइन के अंदर आपको एग्जामिनर की नज़र से क्वेश्चंस बताने की। यही अप्रोच है जिसको आपको फॉलो करना है। चलिए इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। ज़रूर से शेयर करें इस वीडियो को, शेयर करने से चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। आपके लाइक्स और शेयर से बताते हैं चैनल कितना आगे जाएगा। साइनिंग आउट।